नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज एक मुद्दा में एक अजीब मुद्दा है। आज का मुद्दा मुझे बना लिया है कार्तिकेय। कार्तिकेय से आप परिचित होंगे। कार्तिकेय यूनाइटेड स्टेट्स में थे, अपना थीसिस पूरा कर रहे थे वहाँ, और साथ ही आप जानते ही हैं कि वो एक विशेष योग्यता रखते हैं और चुनाव में सी वोटर से आजकल जुड़े रहे, और बहुत सारे जो चुनाव संबंधी अध्ययन होते हैं, उनके वर्गीकरण, नतीजों के अध्ययन, लोगों की रुचियों के अध्ययन, राजनीतिक दलों के समर्थन के अध्ययन, इस तरह के वो अध्ययन करते रहा करते हैं अपने उस दौर में जब वो अमेरिका में थे। अब वो भारत लौट आए हैं और भारत में अपना काम करेंगे, जो उन्होंने अपने जीवन के लिए लक्ष्य रखे होंगे। इसी क्रम में उनसे हम लोगों के संपर्क रहे हमेशा ही, क्योंकि हम लोग उनकी तरह से प्रोफेशनल तो नहीं हैं, लेकिन हम लोग भी चुनाव का आकलन करने का काम करते हैं पत्रकार की हैसियत से, और जब वो काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से बात करने पर एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। तो ये काम हमारा चलता रहता था। उस क्रम में बहुत सारे कार्यक्रमों में आशुतोष जी के यहाँ या अन्य जगहों पर आपने कार्तिकेय जी को देखा ही होगा। तो भारत आने के बाद हमारी उनकी जब बात हो रही थी, तो उनके मन में कुछ जिज्ञासाएं थी, और वो उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों ना एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें इसको उल्टा कर लेते हैं। अभी आप सवाल पूछा करते हैं, अब आपसे कुछ सवाल पूछे जाएं जिनके आप उत्तर दें, और उनको एक कार्यक्रम में हम लोग पिरो के दर्शकों के सामने रखें। और वो इस चुनाव से संबंधित ही होगा, चूंकि अभी भी चुनाव खत्म हुआ है, और उसमें जो नतीजे आए हैं उनको लेके ढेर सारे विश्लेषण, ढेर सारे विशेषज्ञ अपनी अपनी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस क्रम में हम लोगों ने ये बातचीत का आज का कार्यक्रम रखा है, जिसमें होगा ये कि मेरी जगह कार्तिकेय मुझसे सवाल पूछेंगे, और बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जिसमें हम वार्तालाप करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये आज के कार्यक्रम का हम लोगों ने आधार रखा है। तो कार्तिकेय जी, आपका स्वागत है, और मंच अब आपकी ओर, मंच आपका, आप जैसे चाहें इसको अब चलाएं जी। थैंक यू शीतल सर। और पहली बात तो मैं पहले तो आपको बोलूंगा कि जो मैं आपको ऑफ स्क्रीन भी कह रहा था कि अब पिछले कुछ दिनों से आप मैन ऑफ द मैच हैं, खास करके आपका जो उत्तर प्रदेश का आकलन रहा, तो उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद और बधाई। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या था आपसे बात करने का। देखिए, जब रिजल्ट्स आए तो शीतल सर आपसे मेरी बात कॉन्स्टेंटली हो रही थी, तो आप भी साक्षी हैं इस बात के कि हमेशा से मेरी अपनी एक धारणा थी कि 4-5 राज्यों से चुनाव तय होगा। उसमें मैंने बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, इनको रखा था और कर्नाटक को रखा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पर मेरी नजर नहीं गई, और इस बात की मैंने ओनरशिप भी ली कि मुझसे यहाँ गलती हुई, और काफी लोगों से गलती हुई मुझे लगता है, काफी एजेंसीज भी नहीं भाग पाई। तो ऐसा हुआ कि लोग नाराज हुए रिजल्ट आने के बाद, जो कि बिल्कुल लाजमी है। वो ना केवल उन एजेंसी से नाराज हुए जिन्होंने रिजल्ट दिए, बट मुझ जैसों से भी नाराज हुए जिन्होंने केवल उस डेटा का आकलन किया। तो उसको एकदम एक्सेप्ट करते हुए मेरे मन में कई सवाल थे, क्वालिटेटिव जिसे कहते हैं, जो आपने जमीन पर देखे। तो बहुत आसान था मेरे लिए कि आपसे फोन पर लंबी सी एक बात करता, जैसे कि आपने कहा कि हम करते रहते हैं, और वो मेरे जवाब मुझे मिल जाते। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे तक ये सीमित रहे। मैं चाहता था कि लोगों को ये समझ में आए कि जो आपने देखा, और देखिए क्या है ना सर, जितना आप किसी सब्जेक्ट में गहरे जाते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि आप अभी कितने शैलो हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको, आपसे जो सवाल के जवाब चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि सबको पता चले कि ऐसा क्या हुआ कि हम जैसों से चूक हो गई, या इवन पोलिंग एजेंसी से भी चूक हो गई, या जो कुछ और जर्नलिस्ट, क्योंकि देखिए कुछ लोगों ने पकड़ा था लेकिन कन्विक्शन से कहने वाले बहुत कम लोग थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये पूरा चुनाव काफी लोगों के लिए एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस रहा है, और उत्तर प्रदेश ने न केवल राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को, पर एनालिस्ट को भी हम्बल किया है। तो इसी क्रम में मेरी अपनी जो सीख है, लर्निंग है, उसको पूरा करने के लिए मैंने आपके सामने ये आइडिया रखा था, और आपका धन्यवाद, आपने इसको एक्सेप्ट किया। तो मेरे पास 4-5 मोटे मोटे सवाल है। सबसे पहला मैं फायर करता हूं सर, ऐसा क्या था उत्तर प्रदेश में जमीन पर
जो आपने देखा और पोलिंग एजेंसीज या बाकी विशेषज्ञों ने नहीं देखा, या जो वो देखना नहीं चाहते थे? सबसे पहला सवाल। हाँ, देखिए, ये आपका सवाल ये ज़्यादा ढंग से पेश हुआ है। दरअसल ये सवाल है ही है ऐसा कि एक तो ये है कि पिछले 12-13 सालों में ऐसा हुआ है हमारे देश में। थोड़ा-थोड़ा इसके बीज थे पहले से समाज में है। उसमें ये हुआ है कि समाज में आपस में एक-दूसरे से जो रिश्ता है, उसमें कड़वाहट बहुत बढ़ी है। ये पेशागत भी है, समाजगत भी है। समाज में भी कड़वाहट बहुत बढ़ी है और पेशों में भी बढ़ी है। हमारे अपनी पत्रकारिता के पेशे में भी एकदम विभाजन रेखा सी खिंच गई है। आप इस तरफ है या उस तरफ है। और उसमें क्या हो रहा है कि जो तथ्य है और जो काम है, दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो इस मामले में ये बिल्कुल था कि बहुत सारे लोग ये इच्छा रखते थे, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह से। हालाँकि वो काम कर रहे थे, उनका पेशा था जर्नलिज़्म, लेकिन वो इच्छा उनकी एकदम राजनीतिक कार्यकर्ता जैसी थी कि वो समझते थे कि मोदी जी जो है, वो 400 सीट सचमुच में जीतें। और इसके लिए वो फिर अपनी जो भी उनकी योग्यता थी, उसको वो उस दिशा में प्रस्तुत करने की कोशिश करते थे और उस तरह के तर्क लाते थे, उस तरह के तथ्य लाते थे। दूसरी ओर एक हिस्सा है जो उनसे उनकी नीतियों से बहुत अपने को समझता है कि उसका बहुत नुकसान हो रहा है और हो भी रहा है, इसकी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उसको व्यक्त करने वाला जो एक मंच बहुत सारा बन गया है इस समय डिजिटल माध्यमों की वजह से, उसमें भी एक एक्सट्रीम हो गया था कि वो एकदम बिल्कुल 100-150 सीट पे ले आ देना चाहते थे या 180-120 जैसा राजनीतिक नेता बहुत सारे कह रहे थे और वो उसको सिद्ध करने में लग जाते थे और उस तरह की चीजें प्रस्तुत करने लगते थे, उस तरह के शीर्षक, उस तरह के थंबनेल, उस तरह के ही पात्र। जैसे ये बड़ा सरल था। हमारे समाज में ये स्पष्ट है कि कौन-कौन सी कम्युनिटी जो है बीजेपी के खिलाफ है, कौन-कौन सी कम्युनिटी में आप जाएँगे तो सब बीजेपी का समर्थन मिल जाएगा, किस तरह की कम्युनिटी में आप जाएँगे तो आपको सब बीजेपी ज़िंदाबाद कहने वाले मिल जाएँगे, ये और एक मोहल्ले में चले जाइए तो वहाँ सब लोग बीजेपी की आलोचना करने वाले मिल जाएँगे। तो टारगेटेड वीडियो और टारगेटेड कंटेंट बनाने के लिए बहुत हमारे पास आप कह सकते हैं कि सुविधा उपलब्ध थी। जिसे उसने इको चेम्बर कहते हैं जिसे हम। जी, जी, जी। उसने जो है सत्य का बड़ा नुकसान किया। उसने जो सच को ढूँढने की ईमानदार कोशिश एक जर्नलिस्ट हमेशा हर चुनाव में करते रहे हैं जैसा, स्वाभाविक तौर पर जो करते रहे, उसका बड़ा नुकसान किया। और वो बहसों में भी दिखा कि ऐसा बहुत बार बहुत से स्टूडियोज़ में हुआ जहाँ हम लोग ऐसी जगह जाते थे जो प्रोफ़ेशनल कहलाती हैं कथित तौर पर। वहाँ ये होता था कि आप अकेले हैं, आप फ़ील्ड में भी हैं, आप देख के आए हैं, आपने जो 30-40 साल तक अपना तजुर्बा डेवलप किया है, काम करने का तरीका डेवलप किया है, जिसमें आप बिल्कुल कोई मिलावट नहीं करते, ईमानदारी से आप अपना काम करने की कोशिश करते हैं। उसमें गलतियाँ हो सकती हैं, हर बार होती हैं, हर बार आप उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं, लेकिन वो एकदम उलट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ स्टूडियो में पता चला 5 आदमी बैठे हैं एंकर समेत, वो सब एक नतीजे पे पहुँचे हुए हैं और वो कुछ इस हाल में है कि आपके कहे को या तो आपको अपमानित करके हँसी में उड़ा देना चाहते हैं या शोर में उसको दबा लेना चाहते हैं और या वो चाहते सर हैं कि ये आप उनकी बात मान जाएँ। जी, सर ये कई क्लैरिफाई एंकर कर से दें शीतल जी। सर, ये क्लैरिफाई कर दीजिए व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ जैसा कि आपने कहा ये दोनों साइड से हो रहा है। हाँ, हाँ। सेंट्रिस्ट पोजीशन देने वाले को कहा जाता है कि आपको कुछ मालूम नहीं। नहीं, नहीं, दोनों साइड मैं वही कह रहा हूँ कि एक एक पक्ष ये चाह रहा था कि वो 150 सीट पर बीजेपी को रोक दे या 130, 40, 180 से ज्यादा तो जाने ही ना दे। तो वो क्या करता था, उसका माइक उन्हीं मोहल्ले में पहुंचता था जहां उसे पता है कि वहां सब लोग मोदी को खारिज कर रहे हैं। तो उसका वीडियो बन जाता था और ताली बज जाती थी, उसमें कुछ ऐसी क्रिस्पी चीज भी निकल आती थी तो वायरल भी हो जाती थी। दूसरी ओर एक आदमी दूसरा जो है वो कुछ ऐसी कॉलोनियों में जाता था जहां पता है कि वहां 90% या 95% वोट हमेशा बीजेपी को मिलता है। वहां उसने माइक लगाया, सब लोग कह रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी, और वो भी सिद्ध कर दे रहा है कि 400 पार हो रही है इस बार। अब अब उसमें वो आदमी जो इस गर्मी में रियल काम करने के लिए समाज के वर्गीकरण का अपना ढांचा रख के पिछले चुनाव का रिकॉर्ड रख के
एक टारगेट करके जा रहा है कि भाई मुझे सोसाइटी के इस वर्ग से बात करके ये सवाल पूछने हैं। और सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा होता है, इधर और हो गया है, वो अपनी राय किसी भी अजनबी के सामने बताने से डरता है। ये डर इस चुनाव में और गहरा था, और उत्तर प्रदेश में खासकर रहता है हमेशा, क्योंकि एक सामंतवादी ढांचा है हमारा, और पिछड़ी जातियों में और दलित जातियों में और गरीब लोग जो हैं उनके मन में क्या है वो स्पष्ट कहना नहीं चाहते। शीतल सर, ये आपने अभी एक मोटा मोटा आकलन दिया। मेरा स्पेसिफिक सवाल था कि यूपी में जमीन पर मैं वोटर के आधार पर अगर पूछूं कि आपने वोटर बिहेवियर में या उनके ओपिनियंस में वो क्या पाया, जो जैसा कि अभी आप बता रहे थे दूसरे लोग देखना नहीं चाह रहे थे या कई केसेस में जेन्युइनली नहीं देख पा रहे थे। देखिए, ये तो वैसे हर बार होता है उत्तर भारत के चुनाव में, देश में और जगहों पे भी होता हो, लेकिन हम लोग उत्तर भारत में ही कवर करते रहे इसलिए जानते हैं कि चूंकि पत्रकारिता में सवर्ण डोमिनेशन है पूरी तरह से, बहुत गहरा, और सवर्ण जातियों की रुचियां पिछले 10-12 सालों में बहुत ही राजनीति में आप कह सकते हैं एक तरफा हो गई हैं। तो उससे क्या होता है कि उसी तरह के नतीजे निकालने की कोशिश होती है कि हर चुनाव में या किसी भी मुद्दे पर भी, और उसमें चुनाव बहुत शिकार हो जाता है उसका। और ये हुआ जब चुनाव शुरू हो रहा था, चूंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि ये सबने मान लिया था कि अगर मोदी जी ने 400 कहा है तो कुछ उनके मन में स्कीम होगी, कुछ चीजें होंगी, कुछ उनके पास अध्ययन होगा, कुछ योजनाएं होंगी। कुछ लोग ये भी समझते थे कि शायद कुछ तिकड़म भी होगी जिसके जरिए वो 400 जीत जाएंगे। तो उनका जो समर्थक हिस्सा है वो उसका वो करने लगा। जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ सामंतवादी आधारों के कारण चुप रहता है चुनाव दर चुनाव, और इस दौरान पिछले 12-14 सालों में वो और चुप हुआ है। उससे क्या होता था कि पता नहीं लगता था कि बहुत बड़ा हिस्सा अगर चुप है, 35%, 40% लोग अगर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं या आपकी हाँ में हाँ मिला दे रहे हैं, तो आप कोई नतीजा ठीक से नहीं निकाल सकते। तो सच था। इससे भी गलतियां बहुत हुई। लोगों ने उन चुप लोगों को मोदी जी के समर्थकों में ही गिना, तो जबकि सर इसमें क्या मतलब, इसका कंक्लूजन क्या ये है कि दलित वोट और ओबीसी वोट में आपको बहुत बड़ा शिफ्ट दिखा? ये कोई आप शक इसी नहीं, तरफ आ रहे हैं? कोई शक नहीं कि चूंकि दलित में और ओबीसी में बीजेपी का बड़ा भारी पेनिट्रेशन हो चुका था। दलितों में जाटव को छोड़कर, जिनको कुछ दूसरी संज्ञा से नवाजते हैं हम लोगों की तरफ, लेकिन वो असंवैधानिक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक जो पूरी दलित आबादी 21-22% है यूपी में, उसमें से 12% के आसपास, 12-13% के आसपास वही आबादी है। जी। बाकी में कई कई सेक्शंस हैं। जो कई सेक्शंस हैं उसमें तो बीजेपी बहुत जगह पेनिट्रेट पहले से की हुई थी। दूसरी पार्टियां भी हैं, समाजवादी पार्टी वगैरह का भी छोटा मोटा उसमें आधार है, लेकिन जी। मेनली वो बीजेपी के साथ थे। जैसे पासी जाति है, जैसे वाल्मीकि है, और जैसे खटिक है, इस तरह के बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, सोनकर हैं, जी। जिसमें बीजेपी का आधार पहले से बना हुआ है, सांगठनिक आधार बना हुआ है। इस बार उनमें भी चेंजेस हो रहे थे जो नोट किए जाने चाहिए थे, लेकिन लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेके गए। दूसरे, पिछड़ी जातियों में यादव के अलावा जो बाकी जातियां हैं उसमें निषादों की एक पार्टी है, वो बीजेपी के साथ अलायंस में थी। राजभरों की एक पार्टी है, बीजेपी के साथ अलायंस में थी। कुर्मी समाज एक बहुत बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में, ज्यादातर लोग उसमें से बीजेपी में थे। एक मौर्य समाज है, कुशवाहा, मौर्य कुशवाहा, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसी कम्युनिटी के हैं, बीजेपी के, माना जाता है कि उसमें से भी ज्यादा उनके साथ। लोधी राजपूत एक पिछड़ी जाति है, उसमें लगातार बीजेपी के प्रति समर्थन रहा है, कल्याण कल्याण सिंह सिंह जी के जैसे समय नेता से। थे। हाँ, एग्जैक्टली। जी, तो ये माना जाता था कि पिछड़ी जातियों में 70% के आसपास, सवर्ण जातियों के बाद पिछड़ी जातियों में बीजेपी का बहुत जबरदस्त पेनिट्रेशन है। तो ये और दलितों के एक हिस्से को मान के बीजेपी बिल्कुल फॉर्मिडेबल 50% हाँ, 50% छू लेती थी, या 50% यूपी में छू लेती थी, और राज्यों में तो इसको पार कर जाती है। 60%, कहीं 65%, हिमाचल प्रदेश में 70%। 70%। जी, जी।
तो इसलिए लोगों को हाँ, नतीजा निकालने में बड़ा आसानी थी, प्रशासन उनके पास था, वो जानते थे कैंपेन सारा का सारा सिर्फ मोदी जी का हो रहा था, चाहे आप गूगल पे आइए और चाहे आप सड़क पे होर्डिंग में आइए, और कोई दिख ही नहीं रहा। तो इसलिए ये मानना स्वाभाविक था या आसान था कि बीजेपी 400 पार कर रही है, अगर 400 नहीं तो 350 तो कर ही रही। तो किसी भी स्टूडियो में बैठे हुए किसी सीनियर पत्रकार के मुंह से दिल्ली वगैरह में ये निकलना कि 320 से 350 तो आएगी ही बीजेपी की, इसमें भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन फील्ड इससे अलग थी, ये सच था। जी, बिल्कुल। तो सर इसमें मैं कहूंगा कि एक सेंटेंस में अगर आपको मुझे बताना हो कि जो शिफ्ट आया वो कास्ट के मुद्दे पे आया, कोई ऐसा कास्ट स्पेसिफिक मुद्दा था, या वो इकोनॉमिक क्लास के मुद्दे पे आया, या दोनों के मुद्दे पे, रीजन क्या था वो शिफ्ट होने? देखिए, ये सही है कि बीजेपी से लोग नाराज हुए। जहां उनको 70% वोट मिलता था, वहां उनको 52-53% मिल रहा है। जहां उनको 60% मिल रहा था, वहां 50% मिल रहा है। जहां यूपी में 49% मिल रहा था, अब 43% मिल रहा है। उनका रिडक्शन सब जगह था, विजुअल करेक्ट। भी था ये, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। ये जिद थी, ये हमारे मीडिया में और सब में ये बड़ी तो गलत सर जिद थी, सीधे जबकि स्पेसिफिक सवाल, इसका कारण आपको यूपी में क्या लगा कि बैकवर्ड कास्ट और दलित में इतना शिफ्ट हुआ, नाराजगी क्यों थी? क्या वो कास्ट बेस्ड कारण थे या क्लास, इकोनॉमिक क्लास बेस्ड कारण? नहीं, उसका बेसिस तो इकोनॉमिक्स है, बेसिस महंगाई और बेरोजगारी थी। रूट कॉज ये था, फ्रस्ट्रेशन वो निकल रहा था कास्ट के जरिए। ओके। प्रॉब्लम रियल ये है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, लेकिन उसको एड्रेस करने का तरीका नहीं सबको मालूम था, और बिहार में उन्होंने उल्टा एड्रेस किया है। बिहार में ईबीसी वाले महंगाई की बात करके, बेरोजगारी की बात करके फिर नीतीश कुमार के साथ चले गए या मोदी जी के साथ चले गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि ये जो तेजस्वी यादव है वो इस चीज को हाँ, ठीक कर सकते हैं। हालांकि सर मैं ये मानूंगा बिहार में अलायंस से परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, अगर आप वोट शेयर देखें या नो आप डाउट। 19 का बेंचमार्क देखें। आपके इस वाले पॉइंट में मैं एक बात ऐड करूंगा कि आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, इकोनॉमिक मुद्दे कास्ट में मैनिफेस्ट होते हैं। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है अग्निवीर। यस। अग्निवीर एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इशू है, इकोनॉमिक इशू है, बट उसको जाटों से जोड़ा गया क्योंकि वो जाट समाज जाता है आर्मी में फॉर वट एवर हिस्टोरिकल रीजन। तो आप, और प्लस इसमें फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी का लाभार्थी कार्ड था वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ता हुआ दिखा। तो क्योंकि, हाँ, एक एक सेंटेंस में आपका जवाब, फिर मैं अपना अगला सवाल पूछूंगा। एक्चुअली लाभार्थी कार्ड ने ही बीजेपी को बहुत डिसीव किया इस बार। ओके। बीजेपी के लोग रिसीव ये किया। मानते रहे कि लाभार्थी कार्ड का वोट इतना उनके पास है, वही वो दरअसल महंगाई और बेरोजगारी की वजह से खिसक गया था, और वो इसकी आलोचना कर रहा था कि 2000 रुपए में हमको खरीद लिया है क्या, 5 किलो गेहूं में हमको खरीद लिया है क्या। वो इसकी क्रिटिसिज्म पेश कर रहा था, लेकिन बिल्कुल। तब जब उसे भरोसा हो जाए कि आप उसका कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो आपको ठीक तब है। बताता अपने मन की बात जब आप उसे कॉन्फिडेंस में ले आते। ठीक बात। तो सर इसमें एक बात जोड़ दूं, एम्प्लॉयमेंट का कॉम्पनसेशन आप डायरेक्ट बेनिफिट से नहीं दे सकते केवल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट केवल इनकम का जरिया नहीं है। सोशल स्टेटस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, ये सब डिटरमिन होता है एम्प्लॉयमेंट से। तो मुझे लगता है कि जो एक नेगेशन था कि हम नेगेट कर देंगे लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लाभार्थी बनाकर, वो मुझे लगता है कि उसकी एक लिमिटेड अपील है लाभार्थी बनने की। लेकिन ये अच्छा एक पंच लाइन है कि लाभार्थी कार्ड ने बीजेपी को डिसीव किया। मैं आपको अगला सवाल एक पूछता हूँ जो मेरे मन में पिछले 10 दिन से है, और यही मैं गच्चा खा गया सर थोड़ा, क्योंकि मैं आपसे जब बात करता था यूपी के बारे में, तो हमारी कैंडिडेट बात में आपको भी याद होगा, हम कहते थे कि अगर अलायंस 20-25 सीट भी निकाल जाता है तो अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ये मैं कह रहा हूं कि जब फेज 2 या 3 हुए थे, अंत तक आते आते आपने मुझे फोन पे कहना शुरू कर दिया था कि वाटरलू बनेगा, अर्थक्वेक आ रहा है यूपी में, कोई देख नहीं पा रहा। पर मैं फिर भी बना हुआ था कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट मेरा ये था कि अगर अलायंस, क्योंकि बीएसपी चली गई थी और कांग्रेस आई थी, कांग्रेस एक कमजोर विकेट पे थी बीएसपी के कंपैरिजन में, कि अगर 20 से 25 सीटें भी लाता है विपक्ष, तो ये आप बीजेपी को डिनाई कर रहे हैं एक्सपेंशन का एक स्टेट।
तो लेकिन वो हुआ नहीं, वो बहुत उल्टा चला गया बीजेपी के लिए। मेरे मन में जो एक कंजर्वेटिव अप्रोच थी, उसका कारण सीधा मैं सबसे पहली बार बता रहा हूँ ये टेलीविजन पर, कि 2022 में भी आप जमीन पर थे, 2022 में भी कई रिपोर्टर जमीन पर थे, और न्यूट्रल रिपोर्टर्स, जैसे मैं आपको एक न्यूट्रल रिपोर्टर मानता हूं, आप लोग भी बता रहे थे कि नाराजगी बहुत है। तो नाराजगी तब भी थी, नाराजगी अब भी थी, बट उस समय, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि एसपी ने गेन नहीं किया या बीजेपी की आसान जीत थी। एसपी ने अपना वोट शेयर ऑल टाइम हाई पे ले गया, और एक्चुअली एसपी का वोट शेयर अभी भी लगभग उतना ही रहा, 32-33%। ये कांग्रेस का वोट शेयर जो बढ़ा है, उसके बारे में अगर आप शायद इसमें जवाब देंगे। लेकिन सर, ऐसा क्या था जो 22 में एस्टिमेशन था, उसके बनिस्बत 24 में वो बेहतर आप आकलन कर पाए? क्योंकि 22 में कई लोगों का ये आकलन उतना नहीं सीधा बैठा था। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि 22 में भी सपा ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया था, हालांकि वो सीटों में नहीं दिखेगा, लेकिन वो वोट शेयर में साफ दिख रहा था। सर देखिए, इसमें एक चीज जो बढ़ी है वो है राहुल गांधी का पर्सोना। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इधर देश में लोगों का विश्वास अर्जित करने में, और उनके साथ एक सुविधा है जो अखिलेश के साथ नहीं है। अखिलेश को किसी भी सूरत में अभी अपर कास्ट में एक्सेप्टेंस राहुल गांधी की तुलना में मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरे, अखिलेश को दलित हिस्से में वो जो मायावती का कोर हिस्सा है, जो 13% है, जाटव, जो उसमें उनके खिलाफ काफी पॉलिटिकल आपस में एक दूसरे के खिलाफ कड़वाहट है। लेकिन इन लोगों के सबके लिए सुविधा थी राहुल गांधी की ओर जाना। अलायंस हुआ, कांग्रेस 2022 के चुनाव में 37% पे ये था समाजवादी पार्टी, और 3% कांग्रेस। समाजवादी पार्टी का अलायंस 37 था, समाजवादी पार्टी 32% पे। हाँ, समाजवादी पार्टी का अलायंस 37 था और 3% कांग्रेस थी। तो ये दोनों मिलके 40% पे तो पहुंच जाते हैं अगर एक साथ होते तो। अपना ही वोट एक दूसरे में डाल लें तो 40 पे पहुंच रहे। लेकिन कि राहुल गांधी के आने से वो बीएसपी से 3-4% वोट और निकाल के लाए। बीएसपी को जो 3% वोट मिल रहा था पिछले चुनाव में असेंबली में, वो इस बार 9% रह गया, 9 पॉइंट समथिंग। तो वो 3.5-4% जो वोट वो निकाला उन्होंने, वो सब गठबंधन को गया, और यही ऐड होता है 40 से। आप बेसिकली मैं 40 भी नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा 35 से आप 42-43 पे, क्योंकि 32 था समाजवादी पार्टी का और 3% कांग्रेस का था। तो अलायंस को ना मिलाऊं, मैं 35 था 22 में, और ये जो बढ़ा है ये मेजरली कांग्रेस की किटी में बढ़ा है। अब ऑफकोर्स लोग कहेंगे कि ज्यादा लड़ी कम लड़ी, वो ठीक है, मैथमेटिक्स वो अलग है, बट ये समझना होगा कि कांग्रेस की किटी में 6 परसेंटेज पॉइंट लगभग का इंक्रीज आया है। तो क्या सर आपको लगता है कि यही डिसाइसिव फैक्टर था कि 22 और 24 के बीच, या ऐसा कुछ था कि 22 में नाराजगी थी, फिर भी एक चांस देने का मन था, या योगी जी का चेहरा था, लेकिन 24 में वो नाराजगी, वो डिसअपॉइंटमेंट, अब कहा कि नहीं अब हो गया, अब और नहीं, हम 4 चुनाव जिता चुके हैं, चाहे आप 14 देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, 22 देखिए, अब हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या आप किस वर्जन से ज्यादा अग्री करते हैं, या सब कुछ मिला के हुआ ही? नहीं, ये सब चीजें कंपोजिट हैं, इनको कंपोज करके रखना होगा। ये जो 22 में हो रहा था उसमें जो एड और हुआ, जो राहुल गांधी इसमें से लेके आए इस किटी में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और ये स्मूथ सेलिंग जो इन्होंने सीटों वगैरह के मामले में की, वो सब ने मिलके इनको 43% पे पहुंचा दिया। और 43% पे ये नतीजे आने ही थे, क्योंकि इनका पूरा पैन स्टेट स्प्रेड था, और खासकर यूपी के उस हिस्से में जो अवध है और जो पूर्वांचल है, इसमें इसका ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पहले से ही सोशल कंपोजिशन इनके फेवरेबल था। तो सर अभी आपने जिक्र किया, और आपने कहीं ना कहीं अपने जवाब में मेरे अगले सवाल की पृष्ठभूमि रख दी। जब हमारी बातचीत हो रही थी चुनाव के शुरू के फेजेस में, तो आप और हम ये बात करते थे कि बेसिकली चुनाव वेस्ट और ईस्ट यूपी का ही है। अवध और बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छी बढ़त है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं पूर्वांचल से उतना मतलब सरप्राइज नहीं हुआ। मैं ना कैराना वाली बेल्ट से इतना सरप्राइज हुआ। एक जो वो कल्याण सिंह की बेल्ट थी वो भी बीजेपी ने स्वीप की, मैं उससे भी सरप्राइज नहीं हुआ।
लेकिन बुंदेलखंड में जो सीटें निकाली अलायंस ने और अवध में जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया, चाहे वो फैजाबाद हो, चाहे वो बाराबंकी हो, अमेठी रायबरेली हम सब जानते हैं, श्रावस्ती की सीट भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो अलायंस ने निकाली, और बुंदेलखंड। तो ये दो रीजन्स कैसे फ्लिप किए, क्योंकि पूर्वांचल में फाइट लग रही थी और वेस्टर्न यूपी में भी फाइट लग रही थी। वेस्टर्न यूपी, पूरा वेस्टर्न यूपी नहीं, जो नॉर्थ इलाका है, रोहिलखंड जिसको आप बोलेंगे, उससे जुड़ा हुआ जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है। तो ये दो इलाकों में ऐसा क्या हुआ? देखिए, ऐसा हुआ कि बुंदेलखंड यूपी का सबसे पोरर इलाका है, करेक्ट। सबसे क्लाइमेट और दूसरी चीजों से प्रभावित इलाका है, पठारी इलाका है। तो मैंने शुरू में जो पहले सवाल के जवाब में आपसे कहा था कि दरअसल ये गुस्सा महंगाई और बेरोजगारी का है, जिसको डिपिक्ट करने के लिए कास्ट एक मीडियम बन गई है वो गुस्सा उससे वो इस सरकार से नाराज हुए, और जो लाभार्थी वाली चीज थी वो गायब हो गई, और उसकी जगह जब उन्हें कास्ट का कॉम्बिनेशन मिल गया तो वो जल्दी से उस पर चढ़ गए, और उन्होंने ऐसी बातों को एक्सेप्ट कर लिया जो बातें इसके पहले सोची नहीं जाती थी कि ये मुद्दा बनेंगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा सबसे गरीब आबादी ने उठा लिया, जिसके बहुत बड़े हिस्से में अभी शिक्षा भी नहीं पहुंची है। उस हिस्से ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तो ये बताता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम पेट में दर्द था, लेकिन वो सिर पे पगड़ी बांध रहे थे, कोई कान पे बांध रहा था, कोई हाथ पे बांध रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन समस्या उनकी क्लियर थी कि यहां से हुई। अवध में क्या हुआ? इकोनॉमिक आइडेंटिटी गरीब की कास्ट आइडेंटिटीज में बटकर वोट में ट्रांसलेट हुई। करेक्ट। इसलिए कि ये सैंपल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये सैंपल जहां आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ, वहां का भी है। किसान आंदोलन की वजह से आप पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी बड़ा तेज आपने फर्क देखा कि बहुत वोट बीजेपी के पास था, कहीं 9%, कहीं 10%, कहीं 12% वोट नीचे गिरा है। तो ये जो फर्क आया, ये फर्क अक्रॉस आ रहा था। यूपी में ये ज्यादा इसलिए दिखा कि यूपी नॉर्थ इंडिया का पहला स्टेट था जिसमें इसके बावजूद कि बीजेपी का परफॉर्मेंस नंबर वाइज बहुत अच्छा था, वोट परसेंटेज वाइज उतना अच्छा नहीं था। वोट परसेंटेज वाइज बीजेपी यूपी में 19 में भी 49% थी। बाकी स्टेट्स में वो 50+ थी। हिमाचल प्रदेश में 70 तक पहुंच गई थी, हरियाणा में 58। उसमें कांग्रेस की भी कुछ कमजोरियां रहती हैं जब वो कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट में होती है। यहाँ पे तो यूपी देखिए, अगर आप हरियाणा में देखें, राजस्थान में देखें, हिमाचल प्रदेश में देखें, दिल्ली में देखें और यूपी में देखें, तो वोट परसेंटेज जो गिर रहा है राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में, उसमें यूपी का वोट परसेंटेज कोई ड्रास्टिकली बीजेपी का बहुत ज्यादा नहीं गिरा। यूपी में भी 7-8% ही गिरा है, 8% गिरा है, लेकिन यूपी में हिमाचल में गिरा है 13%। 13%, चूंकि वह 70% था। तो ये जो गिरा है यूपी में 8-9% से ही बीजेपी को इतना नुकसान हो गया, क्योंकि यूपी में उसके पास ज्यादा नहीं था। यूपी में उसके पास ज्यादा नहीं था, और जहां यूपी में उसके पास ज्यादा था, वहां बीजेपी कुछ सीटें बचा ले गई। वो इलाका है गाजियाबाद से लेके और आप समझ लीजिए आगरा तक। इस इलाके में बीजेपी मतलब पूरा मथुरा, अलीगढ़, उसमें फतेहपुर सीकरी भी जीत गई वो छोटे मार्जिन पे। अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा, ये सब इलाका जब फर्रुखाबाद से चेंज होना शुरू हुआ, यहां तक बीजेपी सीटें जीतती रही। सेकंड राउंड में अच्छी सीटें जीत गई, थर्ड राउंड से ही उसको मुश्किल होना शुरू हुई थी कि ये जो गुस्सा था, इसको अखिलेश यादव कास्ट कॉम्बिनेशन का टिकट बांट के उस पे वो गुस्से को चढ़ाने में कामयाब हो गया था। और इसीलिए अवध के बारे में आप क्या कह रहे थे? अवध के बारे में, अवध में मार्जिन्स बहुत कम थे। मैं ये कह रहा था, ये जो एरिया था पश्चिम का जो मैंने अभी बताया, इसमें मार्जिन ज्यादा थे। बुलंदशहर की सीट में 55-56% का मार्जिन है बीजेपी के फेवर में। अलीगढ़ में, मथुरा में, इन सब में 55+ था बीजेपी का। तो बीजेपी वहां 8% गिरी, तब भी 46% रही, 47% रही,
और चुनाव जीत गई, 48 रही। ठीक है। लेकिन अवध में उसका मार्जिन बिलो 50 था, 45, 46 ऐसे कुछ आसपास था। क्लोज फाइट्स थी पिछले चुनाव में भी, बहुत गैप नहीं था। तो जब 8% यहां से गिरा तो वो सीटें उसकी चली गई। लेकिन जो रिफ्लेक्शन मेरी थ्योरी का है कि ये महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, वो बुंदेलखंड में नजर आता है। बुंदेलखंड में जो बीजेपी के लिए स्ट्रांग होल्ड पोजीशन थी वो नहीं बची, चूंकि बुंदेलखंड में सबसे गरीब लोग रहते हैं और महंगाई बेरोजगारी से वो सबसे ज्यादा परेशान थे। जब उनके पास कांग्रेस और अखिलेश का एक गठजोड़ आया और उनकी कास्ट का उम्मीदवार आया, वो चढ़ गए उस पर और उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। एक बात जोड़ दूं शीतल जी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक चीज जो अखिलेश जी ने इस बार बीजेपी की प्लेबुक से ली, या जिसे मैं कहता हूं नीतीश कुमार जी की प्लेबुक से ली, कि नॉन डोमिनेंट कास्ट, ओबीसी कास्ट को बहुत टिकट बांटे। तो यादव को टिकट कम दिए, मुसलमान को भी टिकट कम दिए, और बाकी छोटी छोटी जो जातियां, जो इनको आप ईबीसी बोलेंगे, कई जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एससी कैंडिडेट भी उतार दिए, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरठ इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। तो एक उन्होंने ये किया, मेरठ एंड अयोध्या, मेरठ एंड अयोध्या, मेरठ प्लस कांग्रेस ने नॉन जाटव दलित वोट अट्रैक्ट किया संविधान की बात करके, या कास्ट सेंसस की बात करके। तीसरा, मुस्लिम वोट नहीं बटा, क्योंकि वो 2 में था। और मायावती जी का जो स्पेक्टेकुलर डिक्लाइन हुआ, उसका फायदा कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने भी लिया और एनडीए ने भी लिया। तो ऐसा करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना, जो आप कह रहे हैं, जिस कॉम्बिनेशन में जो इकोनॉमिक वोज थे लोगों के, उनको उस कॉम्बिनेशन में एक ऑल्टरनेटिव दिखा, क्योंकि वो कास्ट और सोशल कॉम्बिनेशन ठीक से साथ पाया। ये मैं आपकी बात, मतलब मोटा मोटा, अगर मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैं इसमें थोड़ा सा रिवीजन करूंगा। मायावती का जो वोट निकला है वो एनडीए में बिल्कुल नहीं गया, वो सारा का सारा ट्रांसफर हुआ है इस बार गठबंधन में। मतलब जो जाना था वो जा चुका है ऑलरेडी, कोई एडिशनल नहीं गया इस बार, वो पहले जा चुका है। नहीं, वहां से वापस आया है। उनके पास जो सोनकर था, उनके पास जो वाल्मीकि था, उनके पास जो पासी था, ये वापस आया है गठबंधन में। तो इसमें एक और बात जोड़ दीजिए कि बहुत एक्सीलेंट, ये एक्सीलेंट पॉइंट है, कि क्योंकि पिछली बार मायावती जी कुछ सीटों पे नहीं थी, तो उस सीट पर जो वोट मायावती जी को जाता, जो सपा में नहीं जाने का जिसका मन था, वो भी बीजेपी को चला गया था। तो इस बार मायावती जी का वो वोट बीजेपी से वापस गया, लेकिन जो छिटका वो बीजेपी को ना मिलके इंडिया में चला गया। तो दो तरफा मार ना कहीं ये पड़ी एनडीए को। अब मेरा आखिरी सवाल है रैपिड फायर आपके लिए। मैं 3 बातें आपसे पूछूंगा, आपको बताना है एक लाइन में कि आपको क्या लगता है आगे होने वाला है। मैं प्रेडिक्शन से विश्वास नहीं करता, लेकिन क्योंकि आप मैन ऑफ द मैच हैं, तो अगर आप एक आध गलत भी कर देंगे तो आपको माफी मिल जाएगी आगे जनता से। तो सर, मेरे 3 सवाल हैं कि आगे जाते हुए अगले कुछ महीनों में स्टेट पॉलिटिक्स में आप क्या बदलाव देखते हैं। पहला पॉइंट, क्या योगी जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या कुछ बदलाव होगा? देखिए, यूपी में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरएसएस जुट गया है। आरएसएस कल भागवत मिलने आ रहे हैं योगी जी से। ये बीजेपी के लिए बहुत सीरियस समस्या है। जो योगी जी और अमित शाह की लड़ाई चल रही है, इट इज इन वाइड ओपन नाउ, और ये अमंगस्ट आरडब्ल्यू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये लड़ाई ओपन में आ गई है, और बीजेपी इसकी वजह से और नीचे जा रही है। और 27 के इलेक्शन में आपका प्रेडिक्शन क्या है? कोई बदलाव होगा या स्थिति बनी रहेगी? नहीं, इसमें जरूर कुछ, अब वो बदलाव इन फेवर ऑफ योगी होता है या इन फेवर ऑफ अमित शाह, दिस वी हैव टू सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कांग्रेस और सपा का अलायंस क्या बना रहेगा 27 तक या आगे, या ये वन टाइम लव था और अब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन सामने आएंगे, दोनों ही पार्टीज अग्रेसिव होंगी? नहीं, ये और स्ट्रांग होगा, दोनों को खून लग गया है, दोनों यूपी में ये बना के कॉम्बिनेशन 27 का चुनाव लड़ेंगे। ओके, लास्ट सवाल, मुझे लगता है कि एक बात जो शायद इग्नोर हो रही है, आरएलडी का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं इस चुनाव के बाद? हालांकि उनको मंत्रालय भी मिल गया और 2 उनके सांसद भी चुनकर आ गए, आरएलडी का लेकिन आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं जो स्विचिंग हुई है? और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जाट वोट ने कुछ पॉकेट्स में यूपी के चाहे बीजेपी को वोट कर दिया हो, लेकिन राजस्थान, हरियाणा जैसे इलाकों में जाट वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ ही पड़ा है। तो आरएलडी की पॉलिटिक्स आप कहां जाते हुए देख रहे हैं? आरएलडी की पॉलिटिक्स बहुत छोटे एरिया में है,
वो और श्रिंक हो जाएगी, इन्हीं 2 सीट्स में और एक आध सीट्स में और रह जाएगी। आरएलडी की पॉलिटिक्स में ग्रोथ नहीं है, मैं उसमें कोई ग्रोथ नहीं देख रहा हूं। ठीक है शीतल जी, थैंक यू। आपने मुझे अपना मंच आज हाईजैक करने का मौका दिया, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। और फिर मजा मैं है। कहूंगा इस चुनाव के उत्तर प्रदेश के आंकलन को कम से कम लेके आप मैन ऑफ द मैच रहे, और इनफैक्ट मोटा मोटी सभी जगह पे जो आपकी मेरी बात होती थी उस पे हम मोटा मोटी मैच करते थे, बट यूपी मैं फिर कहूंगा कि कई काफी लोग चूके, मैं तो बिल्कुल ही चूका, बट आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी आपसे हम सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, नमस्कार।